बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हमारी सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर सेकंड है खेल व पोषण यानी कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उन सभी को एकदम बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आपको करना है क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आंसर के हर एक पहलू को बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आते हैं, उन्हें जरूर चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्लेलिस्ट दी गई हैं, उनको चेक करना है, जैसे कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और सैंपल वगैरह इनके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इससे संबंधित आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ने होते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें दो टॉपिक में से सबसे पहले टॉपिक का देखो क्या है क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या है और व्यक्तिगत शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखो संतुलित आहार क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी घटक, अब इस घटक में देखो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो है वो सम्मिलित होते हैं और भी एक दो तत्व हैं। तो ये सभी एक निश्चित उचित मात्रा में और एक गुणवत्ता के अनुसार यदि मिलते हैं तो व्यक्ति के शरीर और वृद्धि के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये होता है संतुलित आहार। ये व्यक्ति के शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले व्यक्ति के शरीर के लिए जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ व्यक्ति का शारीरिक तौर पर और व्यक्तित्व तौर पर सर्वांगीण विकास करता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे अंग होते हैं उन सभी को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है वो भी यहीं से मिलती है। हमारे शेल्स जो होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत, टूट फूट करना और उनका पुनर्निर्माण करने में ये सहायक होते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर का जो भार है, हमारा जो वेट है, उसको नियंत्रण करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रसार अधिक करती है। सभी पोषक तत्व प्रदान करती है जिससे हमारे शरीर को बीमारियों से बचाया जा सके। शरीर के अंदर प्रतिरोध तंत्र यानी कि बीमारी से लड़ने का जो तंत्र है उसको मजबूत बनाता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के तंत्र को और ज्यादा मजबूत बना के व्यक्ति के कार्य कुशलता में वृद्धि लाते हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5, 2, 3 कैसे भी पूछा जाए, बस आंसर वही लिखना है जो मैंने यहाँ पे बताया। 2 मार्क्स से पूछा जाए तो 2-3 लाइन लिख दो, 4 में पूछा जाए तो 5-6 लिख दो, 6 में पूछा जाए तो सारा ही लिख दो। ठीक है ना, तो संतुलित आहार क्या है और इसका महत्व क्या है, आई होप आप समझ गए। देखो कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है। वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर करना। देखो अगला है बेसिकली ये तो हमने देख ही लिया संतुलित आहार कैसे कैसे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वो मेन ये है कि संतुलित आहार के तत्वों का विस्तार से वर्णन हमें करना है कि कौन कौन से संतुलित आहार के तत्व हमारे सामने निकल के आते हैं। अब देखो इन तत्वों के संबंध में छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, इसे समझाइए। दूसरा, हमारे लिए वसा क्यों आवश्यक है या फिर वसा की उपयोगिता लिखिए। तीसरा, जल मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। और चौथा, कार्बोहाइड्रेट कहते किसे, इसके प्रकार लिखिए। बेसिकली देखो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सभी क्या है, ये संतुलित आहार के तत्व हैं। प्रोटीन, वसा, जल और कार्बोहाइड्रेट, ये सभी तत्व हैं। अब अभी जो मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा इन सभी पॉइंटों में थे, जब 6 मार्क्स में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हो इन सभी में से आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पॉइंट निकाल लेना। ठीक है, हर एक जब ये पूरी तरीके से ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर अलग से ये क्वेश्चन जैसे प्रोटीन का क्वेश्चन 4 मार्क्स में अलग पूछा जाएगा, वसा का 4 मार्क्स में, जल का 4 मार्क्स में, कार्बोहाइड्रेट का 4 मार्क्स में, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि 3 या 4 जैसे भी पूछा जाए तो जो अब मैं पूरा का पूरा आंसर बताऊंगा वो लिख दोगे, लेकिन जब ये 6 मार्क्स में आएगा तब 2 से 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभार तो सल्फर, इन सभी से प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि इन तत्वों से बनी होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है कि एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है अमीनो अम्ल, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन इस अमीनो अम्ल के माध्यम से क्या होता है हमारे रक्त में मिल जाता है, और जब ये रक्त में मिलता है तो इसकी वजह से हमारे शरीर के जो मांसपेशियां हैं, नाखून, त्वचा, बाल, इन सभी के आंतरिक अंगों को निर्माण करने में सहायता करता है। ठीक है, नए ऊतकों को बनाती है, जो शेल्स होती है उनको बनाती है, और जो मृत ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत भी करती है। जल और अम्लों के संतुलन को ये नियमित करती है, जैसा कि अभी मैंने अमीनो अम्ल के बारे में बताया आपको। साथ ही साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाती है एवं एंटीबॉडीज बनाती है जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ती है। अत्यधिक उपयोग इसका हानिकारक हो सकता है। कैसे? यदि आप प्रोटीन का अत्यधिक उपयोग करोगे तो इससे आपको हृदय रोग हो सकते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है यदि आप अत्यधिक प्रोटीन का उपयोग करते हो। आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक निश्चित मात्रा में किसी चीज का उपयोग करते हो ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसी का यदि आप मात्रा अधिक बढ़ा दोगे तो वही आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ठीक है, इसके स्रोत की अगर हम बात करें, स्रोत क्या है, तो इसके दूध, दूध उत्पादन, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चना, अनाज, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल, सब्जियां जैसे कि पपीता, आम, कटहल और ये क्या था, हाँ, फर्शबीन और गुआर, ये तरीके इस तरीके से। तो जब देखो प्रोटीन का अलग से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, लेकिन जब 6 मार्क्स में पूछा जाएगा आहार के जो संतुलित आहार के जो मुख्य तत्व हैं उसके बारे में, तब आप इसमें से मान लो आप ये 4 पॉइंट लिख दो या तो आप ये 3 पॉइंट लिख दो, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 पॉइंट हर एक पॉइंट से, ठीक है। लेकिन जब ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे प्रोटीन के बारे में। दूसरा तत्व है यहाँ पे वसा। वसा, हाँ, भी देखेंगे, पहले जल को समझ लेते हैं। जल, बेसिकली जल हमारे जीवन के लिए, हमारे भोजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर का लगभग 75% जो है भाग जो है वो जल से ही भरा होता है, ठीक है। हमारे रक्त में भी 90% जल ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी यानी कि 4 से 5 लीटर पानी उसको डेली बेसिस पे पीना चाहिए। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जल के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक जरूरी जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं और जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जल हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, ये पॉइंट आसानी से लिख दो। अब देखो ये वैसे तो 3 मार्क्स में या 2 ही मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा जल के बारे में, तो आप ये सारे पॉइंट लिख दोगे, लेकिन जब इसे तत्व के बारे में पूछा जाएगा, संतुलित आहार के तत्व के बारे में, तब आप इसमें से 3 से 4 पॉइंट उठा के बस वही लिख देना। और जल के बारे में तो आप सभी लिख दोगे, सिंपल सा है ना, ज्यादा पानी पीना चाहिए, आवश्यक तत्व है, तापमान नियंत्रित करता है, विषैले पदार्थों को निकाल देता है, बस ये लिख दो, सिंपल है। तीसरा तत्व आ जाता है वसा। बेसिकली वसा जो है वो हमारे शरीर में, हमारे आहार में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व। बेसिकली अभी तक जितने हमने जल, प्रोटीन देखे हैं, इन सभी में जो भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वो होती है वसा। 1 ग्राम वसा में तकरीबन 9 से 11 होना चाहिए था ना, 9 से 11 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में वसा, हाँ ठीक है, यदि आप आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हो तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में वसा संचित हो जाती है और इसी वसा से हमारे शरीर को चर्बी प्राप्त होती है। और ये जो वसा जो है जब लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती है तो हम लंबे समय तक ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसको हम उपयोग करके काम कर सकते हैं। वसा हमारे शरीर में विटामिन ए, डी, ई, के, इसके बारे में आगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसे समझाऊंगा आगे अभी इन विटामिन के बारे में। तो ये उनका अवशोषण करने में भी सहायक होती है। साथ ही साथ वसा जो है ये मांसपेशियों, ऊतकों के निर्माण व शरीर के कोमल अंग जैसे कि हृदय, गुर्दे, इन सभी को सुरक्षा भी प्रदान करती है। शरीर को मजबूत, सुडौल बनाती है, संक्रामक रोगों से बचाने में, और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाती है। अब बारी आती है, अच्छा स्रोत कहाँ गए इसके, हाँ स्रोत आएंगे। यदि आप वसा जो है इसका अत्यधिक आपके शरीर में उपस्थिति हो जाती है, सेवन करते हो, तो इससे क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है, दिल की बीमारियां, इस तरीके का खतरा आपके सामने आ जाता है। स्रोत की बात करते हैं तो दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, वनस्पति तेल, सूखे मेवे, इस तरीके से। तो वसा का क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में जब अलग से पूछा जाए, 5 या 6 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप ये सभी पॉइंट लिख दोगे। लेकिन जब ये तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो सिंपल सा आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट जो है उठा लेना, कोई भी 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, बस वही लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना है। लेकिन जब 4 मार्क्स से पूछा जाएगा तब आपको ये पूरे के पूरे लिखना है, ठीक है, समझ गए। अगला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवाती है, हमारी शारीरिक क्रियाओं को, शरीर को तो करवाती है, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, खाने की, पीने की, इस तरीके से अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा वसा में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संग्रहित कर लिया जाता है, जो कि समय पड़ने पर शरीर के द्वारा उपयोग में भी लाया जा सकता है। अर्थात
जब आप अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हो तो इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा वसा व ग्लूकोन के रूप में ये परिवर्तित होकर हमारे शरीर में संचित हो जाता है, जिसे कभी भी जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी जो है वो उसे ऑब्जर्व कर सकती है। बात करें स्रोत की, तो जितने भी अनाज हैं, दाल, आलू, गाजर, केला, गन्ना, शहद, मीठे फल, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी यही लिखोगे, तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो भी यही लिखोगे। लेकिन एक अलग पॉइंट बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार लिखिए। क्या है भाई कार्बोहाइड्रेट के प्रकार? तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है शर्करा यानी कि साधारण कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट अनाज, गेहूं, चावल यानी कि ये जो अनाज होते हैं आदि जो रसीली फसलें होती हैं जैसे कि गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाया जाने वाला एक स्वाभाविक मिठास होती है, यानी कि एक मिठास से संबंधित है। इनमें शर्करा मोनोसेक्राइडस, डाइसेक्राइडस व ट्राइसेक्राइडस के रूप में पाई जाती है। बात करें इसके स्रोत की तो जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, सुक्रोटोज है, मोल्टोज है, ये सभी पानी में घुलनशील स्वाद में मीठे होते हैं। तो शर्करा यानी कि जो मीठा हो उसके संबंध में है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैक्रोडाइड्स। ये क्या होते हैं? बेसिकली ये जो है ये साधारण शर्करा की तरह मीठे नहीं होते। इनमें शर्करा पॉलीसैक्राइड्स के रूप में पाई जाती है जो कि पानी में घुलते भी नहीं है। ठीक साधारण से उलट है ये जो आपने देखा ना अभी ये वाला, ये ठीक उसी से उलट है। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज प्रमुख होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं? ये सभी प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये हमें आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल आदि के रूप में मिलते हैं। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा इसी पॉलीसैकेराइड्स से प्राप्त होती है, यानी कि इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है? जटिल यानी कि पॉलीसैकेराइड्स के प्रकार की। तो ये आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया अभी तक। देखो जो यहाँ पे मैंने समझाया कि तत्वों के बारे में, तो मैंने प्रोटीन भी समझा दिया, जल भी, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को जब मिला के एक तत्व के रूप में पूछा जाएगा 6 मार्क्स में, तब आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट से, प्रोटीन से 2 से 3 पॉइंट, वसा से 2 से 3 पॉइंट, जल से 2 से 3 पॉइंट और कार्बोहाइड्रेट से 2 से 3 पॉइंट, बस यही लिखना है। जब इन्हीं को अलग अलग से 4-4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो जो मैंने आपको समझाया है ये आप पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये वैसे तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, वसा को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, काफी बड़ा है ये, और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं तो ये भी याद है। या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भोजन के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसका वर्णन करो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो बेसिकली हमारे शरीर के लिए 2 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। सबसे पहले होते हैं विटामिन और दूसरे होते हैं मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को हम कहते हैं खनिज। ठीक है, आपको खनिज तो ये पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। देखो खनिज जो है वो हमारे पृथ्वी की भूगर्भ में भी पाए जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है उन्हें खोद के निकालना पड़ता है जमीन से और ये हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। अब देखो विटामिन के बारे में, सबसे पहले विटामिन को डिस्कस करते हैं। विटामिन में बेसिकली यहाँ पे 6 से 7 तरीके की विटामिन होती हैं, उसके इंपॉर्टेंस को आपको पता होनी चाहिए। पहले विटामिन ए देखो, विटामिन ए को हम रेटिनल भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि और विशेष करके शरीर की वृद्धि और विकास में, यानी कि विशेषकर जो है आंखों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी ये हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं और उनकी जो वृद्धि और जो विकास है उनमें सहायक होती हैं। विटामिन ई ये हमारे सेल में जो सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन के ये हमारे खून को जमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आता है विटामिन बी, इसके अंतर्गत बी समूह के 6 विटामिन आते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है विटामिन सी, ये हमारे जो शरीर है इसकी डेंटन लिगामेंटस इसकी मरम्मत करती है, उसके विकास के लिए जरूरी है और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, ये टोटल 6 विटामिन हैं जो कि हमारे जो भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसके रूप में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, विटामिन का टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक क्लियर करते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। तो सबसे पहले इसमें खनिज आता है आयरन। तो यह खनिज में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है, यानी कि ये जो खनिज है आयरन ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
दूसरा है कैल्शियम, तो ये हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरा है फास्फोरस, ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। देखो कैल्शियम क्या करता है, इसका निर्माण करता है, और फास्फोरस क्या करता है, उनको संरक्षित करता है, उनको मजबूत बनाता है। फिर आता है सोडियम, ये हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र होती है उसे और हमारे शरीर को और अधिक मजबूत बनाता है। और फिर आता है सबसे आखिरी, नहीं अभी नहीं, पांचवा है आयोडीन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी कमी से हमें सेगवाइटर नाम का रोग प्राप्त हो सकता है। सबसे आखिरी है फ्लोराइड, ये हमारे नाखूनों को, हमारे दांतों को निर्माण में बहुत सहायक होते हैं और उनको मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हैं खनिज पदार्थ, कौन कौन से, आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, कैल्शियम हड्डी दांतों के निर्माण के लिए, फास्फोरस हड्डी दांतों को मजबूत बनाने के लिए, सोडियम तंत्र को और शरीर को मजबूत बनाने के लिए, आयोडीन अगर ये नहीं होगा तो सेगवाइटर नाम का रोग हो जाएगा, फ्लोराइड नाखून दांत इनके निर्माण और मजबूती प्राप्त करने के लिए। तो ये हैं जो हमारा भोजन होता है उसके सूक्ष्म पोषक तत्व। विटामिन, इसमें आप विटामिन ए बी सी डी ई के इन सभी को लिखोगे। देन जो दूसरा आ जाता है खनिज पदार्थ, इसमें आयरन कैल्शियम फास्फोरस सोडियम आयोडीन क्लोराइड, ये पॉइंट आप इसमें इजीली लिखोगे। ठीक है गाइस, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आगे देखो क्वेश्चन क्या है कि जब हम संतुलित आहार को निर्धारित करते हैं तो हमें उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो संतुलित आहार को निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात होती है उम्र की, क्योंकि देखो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उन्हें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो वृद्ध होते जाते हैं तो उनमें प्रोटीन और ये जो वसा है इसके अत्यधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए, बल्कि उन्हें खनिज और विटामिन लेना चाहिए। तो उम्र भी मायने रखती है। दूसरा है लिंग, अर्थात स्त्री या पुरुष। तो पुरुष को अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो घर के बाहर का कार्य वगैरह अधिक करते हैं। वहीं यदि ये जिस तरह के कार्य पुरुष करते हैं वही कार्य यदि महिला करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी अधिक कैलोरी चाहिए। लेकिन महिला को हम अक्सर क्या देखते हैं समाज में कि वो घर पर ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो लिंग यहाँ पे मैटर करता है। तीसरा है व्यवसाय, बेसिकली जो व्यक्ति अधिक मेहनत वाला कार्य करता है, ठीक है, और एक तरफ वो व्यक्ति जो आलसियों की तरह कोई काम नहीं करता या फिर छोटा मोटा काम करता है, तो जो व्यक्ति अधिक काम करता है उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे अधिक संतुलित आहार चाहिए। जो आलसी है उससे ज्यादा संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं है। शरीर का भार, बेसिकली अधिक भार वाले जो व्यक्ति होते हैं वे अधिक रेशेदार भोजन प्राप्त करते हैं, और कम व पतले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें अत्यधिक जो प्रोटीन या वसा होती है इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है। फिर आता है विशेष खेल के अनुसार। बेसिकली कई बार जो देखो विभिन्न खेल को, जैसे कि लंबी दूरी की दौड़ करने वाले, इन सभी को अधिक वसा की आवश्यकता पड़ती है एवं अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं नॉर्मल आधार पे आप किसी खेल को खेल रहे हो, नॉर्मली रूप में खेल रहे हो, तो उसके लिए कोई ज्यादा आपको जो कैलोरी है कार्बोहाइड्रेट उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो एक हो गया उम्र, एक हो गया लिंग, दूसरा तीसरा हो गया व्यवसाय, चौथा शरीर का भार, पांचवा हो गया विशेष खेल के अनुसार। फिर यहाँ पे और भी आ जाते हैं गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला, अर्थात देखो जो भी महिला गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली होती है उस महिला को अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन खनिज तत्व विटामिन इन सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उसके बेटे को उसके पुत्र को उस दूध के माता के दूध के माध्यम से स्तनपान के माध्यम से सारा का सारा प्रोटीन उस बच्चे को मिलता है। तो इसीलिए उसे अत्यधिक प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट जो खनिज तत्व हैं वो चाहिए होते हैं। साथ ही साथ आगे है स्वास्थ्य समस्या के दौरान जो भी व्यक्ति चोटिल है, चोट लगी हुई या फिर रोगी व्यक्ति है, तो उसे अधिक प्रोटीन व खनिज ऐसे आहार लेने चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में ये उपलब्ध हो। चिकित्सा के परामर्श के आधार पर, अर्थात रोगी हो गया या फिर कोई भी बीमार व्यक्ति है तो डॉक्टर की सलाह पर उसे आहार लेने चाहिए। जैसे कि पीलिया में तले हुए आहार से हमेशा उसे बचना चाहिए, तो ये डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको ऐसा आहार वगैरह नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप संतुलित आहार को निर्धारित कर रहे होते हैं तो उस समय हमें कई तत्वों का सामना, मतलब कई तत्वों को ध्यान में रखना होता है, कारक होते हैं। एक होता है उम्र, दूसरा होता है लिंग, तीसरा होता है व्यवसाय, चौथा है शरीर का भार, पांचवा है विशेष खेल के अनुसार, छठा है स्तनपान या गर्भवती महिला, सातवां है व्यवसाय स्वास्थ्य समस्या के दौरान, और आठवां है चिकित्सा परामर्श के आधार पर।
तो ये वो पॉइंट है जिसे आप संतुलित आहार के कारकों को जब निर्धारित करो तब यूज करोगे। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। गाइस अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर समझाए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना ये सब समझ में आया। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखो विटामिन के बारे में ही क्वेश्चन आ गया जिसको अभी हमने पढ़ा था। कई तरीके के विटामिन थे, कौन कौन से, ए बी सी डी ई और के, इस तरीके के विटामिन थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये विटामिन क्या है और इन्हें किन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इस संबंध में देखो इसको अलग से भी पूछा जा सकता है कि वसा व जल में घुलनशील विटामिन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि घुलनशील के माध्यम से विटामिन क्या है उसकी व्याख्या करो, इस तरह से। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली देखो पहले विटामिन क्या होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की आवश्यकता व आधारभूत का एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो शरीर की क्षमता को, उसकी सहनशीलता को, उसको और ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए, उसको फिट रखने में मदद करता है। और ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जिसे हम बी और विटामिन सी कहते हैं, और दूसरे होते हैं पानी में, सॉरी एक चीज यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है ना, मिस्टेक एक सेकंड देख लेते हैं। पानी में घुलनशील है विटामिन बी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, पानी में दो है, एक है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में चार हैं, ए डी ई के, इस तरीके से। ठीक है, तो विटामिन क्या है, इसको दो भागों में ऐसे बांटेंगे। अब एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी की। तो विटामिन बी, इसके अंतर्गत बी विटामिन के 6 उपसमूह आते हैं जिन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उपयोग क्या है इसका, तो ये हमारी पाचन क्रिया, हमारे सामान्य स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी कमी से हमें बेरी बेरी नामक एक रोग प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इसके स्रोतों को भी पूछा गया है। तो स्रोत हैं दूध, दही, पनीर, मक्खन, अंडा, मछली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखी मेवे, फल इत्यादि, ये सब। तो विटामिन बी क्या है और इसके स्रोत क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड, इसमें विटामिन सी आ जाता है। तो विटामिन सी बेसिकली ये हमारे शरीर में यह गर्मी जो है, यह गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। विटामिन सी जैसे गर्मी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है वैसे ये निष्क्रिय हो जाती है। खेल के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के लिए उपयोग में लाई जाती थी क्योंकि इससे सहन जो शीलता होती है वो उस एथलीट की बढ़ती है। दांत, अस्थि, रक्त वाहिनियां, इन सभी को ये विटामिन सी बहुत मजबूत बनाता है। साथ ही साथ स्रोत जैसे कि खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, हरी मिर्च, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। तो विटामिन बी ये क्या है, इसके स्रोत क्या है, विटामिन सी ये क्या है और इसके स्रोत क्या है। आई होप आपको ये पॉइंट्स इजीली समझ में आ गए होंगे। तो ये है पानी में घुलनशील विटामिन। अब आते हैं दूसरे, वसा में घुलनशील। तो चार है, पहले विटामिन ए की बात कर लेते हैं। विटामिन ए बेसिकली यह विटामिन सामान्य शारीरिक विकास, मुख्यतः आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी कमी से रतौंधी या फिर त्वचा खुश्क व सूखी रोग भी हो सकता है हमें। साथ ही साथ इसके स्रोत की बात कर लेते हैं। तो पीले व नारंगी फल जैसे कि पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, बंद गोभी, मटर, दूध या दुग्ध उत्पाद, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके स्रोत क्या है, ये आप लिख दोगे। देन इसके बाद एक पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, इससे एक सेकेंड, विटामिन सी को तो हमने अभी यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया था। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। विटामिन सी पानी में आएगा, विटामिन ए डी ई, अच्छा हाँ, ये जो है ना विटामिन डी है, कहाँ चला गया, हाँ ये जो पॉइंट है ना ये वाला विटामिन सी वाला, ये सी नहीं बल्कि ये विटामिन डी है। ठीक है, ये हमारा विटामिन डी है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या होता है, विटामिन डी हमारे शरीर में कई बार खुद भी पैदा हो सकता है। यह शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अवशोषण में सहायक होता है। इसकी कमी से रिक्टेस यानी कि हमें जो है वो एक सूखा रोग भी हो सकता है। बात करें स्रोत की, तो दुग्ध उत्पाद है, सूर्य के प्रकाश में तेल मालिश करना, हरी सब्जियां, मछली व तेल, ये सभी इसके मुख्य आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा, ये हमारा विटामिन डी है और ये हमारा विटामिन ए है।
दो विटामिन और अभी, विटामिन ई और के। ई क्या करते हैं, सॉरी पहले के को समझ लेते हैं। ये पाचन क्रिया के अंतर्गत आवश्यक आंतों के भीतर बैक्टीरिया का निर्माण, खून की थक्का को जमाने में सहायक। अर्थात विटामिन के क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, खास करके पाचन क्रिया के लिए। हमारे शरीर के अंदर आंतों में जो बैक्टीरिया है उनके उनमें निर्माण करते हैं ताकि वो अच्छे से भोजन को पचा सकें, खून में थक्का को जमा देते हैं। यह क्षार व धूप में निष्क्रिय हो जाते हैं। जब खट्टा या कोई धूप में आप जाते हो तब ये निष्क्रिय हो जाते हैं। बात करें स्रोत की, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, आलू, सोयाबीन, दुग्ध उत्पादन, ये सभी विटामिन के मुख्य स्रोत आते हैं। सबसे आखिरी है विटामिन के, सॉरी विटामिन के तो देख ही लिया है, विटामिन ई आ जाता है सबसे आखिरी। ये हमारे शरीर में ये जो विटामिन है, ये हृदयघात, पक्षाघात व कैंसर जैसे रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। कोई भी रोग बनता है तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बना देता है। स्त्री व पुरुषों में प्रजनन शक्ति को और ज्यादा मजबूत बनाता है, सुदृढ़ बना देता है। बात करें स्रोत की, तो अंकुरित अनाज, दालें, हरी सब्जियां, तेल व घी, ये इत्यादि जो है वो विटामिन ई की मुख्यता को यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो समझिए आप इस क्वेश्चन को कि विटामिन होते क्या है। ठीक है, इस विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, पानी में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए डी ई के। पानी में घुलनशील बी की बात करते हैं, तो बी क्या है, इसके स्रोत क्या है, ये आप समझ गए होंगे। फिर सी की बात करते हैं, ये क्या है और इसके स्रोत क्या होंगे, आप भी ये समझ गए होंगे। फिर आ जाता है यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन ए है क्या और इसके स्रोत की बात करें तो ये भी आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे विटामिन डी आ जाता है, विटामिन डी है क्या और इसके स्रोत क्या है, ये भी आप समझ गए होंगे। और उसके बाद विटामिन के की बारे में बात की थी, ये क्या था, इसके स्रोत क्या है। उसके बाद विटामिन ई, ये क्या था और इसके स्रोत। तो इस तरीके से विटामिन का ये जो पॉइंट था, क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गैर पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं तथा किन्हीं चार गैर पोषक तत्वों को महत्व को समझाइए। बेसिकली हमें क्या करना है, गैर पोषक तत्व क्या है और इनका महत्व क्या है, इसे समझाना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले गैर पोषक तत्व होते क्या है। देखो, हमारे आसपास के तत्व जिनमें हमें किसी भी प्रकार का पोषण प्राप्त नहीं होता है, ये आहार के अपोषक तत्व कहलाते हैं, जिनको हम गैर पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छे होते हैं। अर्थात ऐसा पोषक, ऐसा आहार, ऐसा पोषण। एक सेकेंड देखो, ये गैर पोषक तत्व से मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा इतना है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमने आहार लिया है, इससे हमें किसी भी तरह का कोई पोषण नहीं मिलता है या इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, बस ये हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है उसके लिए लाभदायक होते हैं। अब ये चार तरह के होते हैं। पहला है फाइबर। फाइबर ये हमारा जो मल होता है उसके त्याग में सहायता करता है और कब्ज होने से रोकता है। आंतों की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। ये हमें कैसे प्राप्त होता है, जितने भी ताजे फल होते हैं जब हम इनको खाते हैं तो हमें इनसे प्राप्त होता है। दूसरा यहाँ पर है, पहला तो फाइबर हो गया, दूसरा है रंग यौगिक। बेसिकली रंग, विभिन्न प्रकार के जो रंग है वो भोजन को बहुत ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। खाद्य पदार्थ भी जो है वो कुदरती तौर पे रंग होते हैं। जैसे कि फल की बात कर लेते हैं तो फल में सब्जियां वगैरह जैसे सेब है, अनार है, अंगूर है, ये अपने आप में कुदरती आधार पे रंग बिरंगे। तो ये रंग जो है वो खाने को और ज्यादा क्या कहते हैं, आकर्षक बनाते हैं। ये जब हम खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है, बेशक इससे पोषक तत्व प्राप्त ना हो। तीसरा है स्वाद यौगिक। अर्थात स्वाद यौगिक ना तो ऊर्जा ना ही तो पोषण देते हैं। अर्थात जो चीज हमारे लिए स्वाद अच्छी होती है स्वाद में, ठीक है, वो ना तो हमें पोषण देते हैं ना ही तो हमें ऊर्जा देते हैं। ये पदार्थ हमारे भोजन में स्वाद बढ़ा देते हैं। जैसे कि जब हम दूध में चाय को डाल देते हैं तो ये स्वाद बढ़ा देता है, सब्जी में नमक को डाल देते हैं तो ये स्वाद बढ़ा देता है। तो नमक, चाय, ये हमें पोषक तत्व तो नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ हमारे खाने को स्वाद के बढ़ा रहे हैं। चाय, जब दूध में हम चाय को डाल देते हैं तो चाय, जो दूध है वो चाय बन जाती है बहुत अच्छी सी। जब हम सब्जी में नमक डाल देते हैं तो स्वाद अच्छा बन जाता है। तो स्वाद जो है इस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाता है। फिर चौथा है पादप यौगिक। तो बेसिकली बहुत से ऐसे पादप यौगिक हैं जिनको खाया जाता है। जैसे कि आप देखो, मूली के पत्ते हैं, गोभी के पत्ते हैं और सरसों जो होती है उसके पत्ते भी खाए जाते हैं। तो ऐसे में ये पत्ते जो है जब आप खाते हो, पादप यौगिक खाते हो, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे, पाचन क्रिया अच्छी बनाते हैं। लेकिन इसके कई लाभ हैं तो कहीं इसकी हानियां भी हैं।
ठीक है, तो ये हैं गैर पोषक तत्व क्या होते हैं। इसके जो चार मुख्यतः पॉइंट हैं, पहला फाइबर, दूसरा रंग यौगिक, तीसरा स्वाद यौगिक और चौथा पारक यौगिक। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की ये वीडियो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे कर लिए बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर सेकंड था आज का हमारा खेल व पोषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए थे, और आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी तक समझाया है, हर एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा। ठीक है गाइस, अगर आपको वाकई में लगता है कि यस सर आपने जो समझाया वो हमें समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि यस सर हमें समझ में आ गया है, या अभी भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और हाँ, अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा, मतलब लाइक तो आप ही करेंगे, दोस्तों को मना करना, उनके साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और चैनल पे यदि आप पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।